सारा इसलिए किया है, नीडी को काम मिले, शौक वाले को काम थोड़ा बाद में दे देंगे, या जिसके माँ बाप अभी अच्छा खासा कमाते हैं वो जरा 6 महीने साल या फिर अपने काम में लग जाएगा, अवसर तो उसको भी मिलेगा ही। जिस तरीके से घर का परिवार का कोई और काम है उसमें लग जाएगा, पढ़ने के लिए और समय मिल जाएगा उसको। अब एक परिवार तो ऐसा जो कहता है 10वीं के बाद 12वीं के बाद बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते हम, आवश्यकता ऐसी है। एक ऐसा जिनके परिवार में लगता है कि 2 बच्चे 4 बच्चे सबको हम ग्रेजुएट कराएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट कराएंगे, पीएचडी कराएंगे, या रिसर्च डेवलपमेंट में कहीं जाएगा, कुछ और कोर्स करेगा, बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फिर कर लेगा काम। अभी दोनों में गैप है। तो इसलिए इन सबको काम मिले तो हमने HKRN के माध्यम से नौकरियां देनी शुरू की। और आपकी जानकारी के लिए जो पहले वाले ठेका प्रत्येक के जो लोग थे उनको भी सबको ऑप्शन दिया कि आप में से जो भी कोई HKRN में आना चाहे तो सरकारी जितने भी प्रावधान होंगे सबका लाभ मिलेगा। उसमें EPF और जहाँ कहीं मजदूर हैं वहाँ हमको ESI, जो कई बार ठेकेदार इनको देते नहीं है, वो अंदर अंदर पूरा शोषण करते हैं, लेकिन वो सारी सुविधाएं देंगे। तो ऐसे जो पहले वाले लगे हुए हैं, ऐसे 88,000 जो कर्मचारी पहले से आउटसोर्सिंग वाले थे वो HKRN पर आ गए हैं। और नए अभी कल ही एक हमने बटन दबा करके, और जो टीचर्स का एक ग्रुप 2075 लोगों को, और मैंने बटन दबा करके और उनको सबको SMS भिजवाए। अभी 4,000 हुए हैं क्योंकि ये नया कार्यक्रम है। पुराने 88,000 और 4,000 92,000 तो ये सब आ चुके हैं। इसके अलावा भी आज हमारे पास 5,000 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट्स की बाकी हैं। और एक बार अब सिस्टम शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि अगले 15-20 दिन में 5,000 ये भी आ जाएंगे। और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी फिर अगली जो रिक्वायरमेंट आएगी वो आएगी। लेकिन ये हमारे लिए फाइनल नहीं है। HKRN इसका स्वरूप भी एकदम पक्की नौकरी का नहीं है। हम चाहते हैं इसमें भी योग्य व्यक्ति अगर आगे बढ़ सकते हैं उनको बढ़ने के लिए प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आखिर है तो ये भी आउटसोर्सिंग की रिप्लेसमेंट है। कोई HPSC या HSSC के माध्यम से ये नौकरियां नहीं है। जब तक पक्के वहां से नहीं आते तब तक के लिए यहाँ लगे रहेंगे। हो सकता है कोई 10 साल लगा रहा है, 5 साल लगा रहा है, 15 साल लगा रहा है, हो सकता है सारी उम्र यही निकल जाए। और ये भी हो सकता है कि अगले साल पक्के आ गए तो इनको कहा जा सकता है कि भैया आप पक्के लगेंगे, पहले आप जाओ बाहर। अभी ये ऐसी बात मैं कह रहा हूँ जिसमें से आपको किसी को दुख शुरू हो सकती है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जिसको एक बार हम लगाएं वो कम से कम जब तक उनको और अवसर अपने आप छोड़ के ना जाए तब तक हम ना निकालें, ये कोशिश रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको भी प्रयत्न करना होगा। आपको भी रेगुलर अप्लाईमेंट के लिए जहां अप्लाई करना वहां अप्लाई करना होगा। अभी क्लास 3 के लिए यानी कैटेगरी C के लिए हमने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET टेस्ट करवाया है, जिसके अंदर 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। लगभग 6.5 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 50% के लगभग पास होंगे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। 50 हो जाए, 60 हो जाए, 3 हो सकते हैं, 3.5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, जो उसका एक वो बेस क्या कट ऑफ मार्क्स रखे हुए उसके हिसाब से फिर उनको उसकी नौकरी के हिसाब से दोबारा से ऑप्शन देना होगा कि मेरे पास एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से ये नौकरियां निकली, इसमें मेरी ऑप्शन ये है। क्योंकि ये 100 से ज़्यादा टाइप की पोस्ट निकलेंगी ग्रुप C में, उनके अलग अलग ग्रुप बनाए जाएंगे, 10 या 12 ग्रुप बनेंगे। आप उसमें से कौन सा सिलेक्ट करते हैं वो टिक करेंगे, उस एग्जाम में जो उसमें पास हो जाएगा उसमें उसकी ऑप्शन के हिसाब से उसको नौकरी मिलेगी। बहुत एक पारदर्शी तरीका आपने बनाया है, उसकी नौकरी पक्की होगी और पक्की नौकरी का लेवल तो काफी अच्छा होगा। मेरी तो अपेक्षा ये है कि आप सब लोग जो बैठे हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको अपीयर शायद हुए होंगे। पूछो तो अगर CET का टेस्ट आप में से किसने दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगभग 5% लोग, ठीक है। अरे क्वेश्चन नहीं, अलग से पूछ लेंगे। मैं केवल एक विषय आपको बता रहा हूं कि ये CET का टेस्ट हर साल होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। इस बार हो गया ग्रुप C का, अगले साल फिर होगा। और जो एक बार टेस्ट होगा 3 साल तक उसका वैलिड रहेगा वो टेस्ट। इस 3 साल में अगर कोई इंप्रूवमेंट करना चाहे अपने मार्क्स के वो भी कर सकता है।
3 साल में एक बार सिर्फ फीस देनी है उसको, एक बार में उसको उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। 3 साल के बाद फिर चाहे तो फिर दे सकता है दोबारा से फीस भर के। तो एक सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम में योग्यता के आधार पर जितने टाइप की नौकरियां निकलेंगी, साल में एक बार हर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी होगी वो भरी जाएगी। और इसी प्रकार से यह +2 मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी या इक्वलेंट। ग्रुप डी की 10वीं की क्वालिफिकेशन है, वो भी हर साल एक बार होगा टेस्ट। अभी 10वीं वालों का होना है, ग्रुप डी का हुआ नहीं है, वो जैसे ये कंप्लीट होगा महीने 2 महीने बाद उसको शुरू करेंगे। क्योंकि ग्रुप डी हमने 18,000 पीछे लगाए थे और ग्रुप डी में ज्यादातर आउटसोर्सिंग पर चल रहे हैं। ग्रुप सी में रेगुलर की तरफ हम आगे काफी बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसकी ओर हम आगे बढ़ें, या हम नहीं तो हमारे परिवार में और भी जो लोग हैं उनको सबको प्रेरित करें कि अपनी पढ़ाई करें, और ग्रुप सी का या कहीं कम पढ़ाई लिखाई तो डी का, या फिर जो ग्रुप बी और ए के लिए जो क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से करके और हर साल उस एग्जाम के अंदर उनको आना चाहिए। तो इसमें मेरा इतना ही कहना है कि जैसे अब गिनाने की जरूरत नहीं कि पिछले क्या क्या कमियां उन्होंने छोड़ी थी। मैं एक ही विषय, जैसे जेबीटी टीचर्स का कांग्रेस के सरकार में 2 ग्रुप थे और कोर्ट ने अलग अलग निर्णयों में उन दोनों को ज्वाइन करा दिया। अच्छा, आपके बहुत सोचते हैं इसको भी कर लो इसको भी कर लो, आपको पता भी होगा। आखिर में फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से एक को प्राथमिकता दे दी कि ये पहले, दूसरा बाद में। आपका पहले वाले को मान्यता दो, दूसरे वाले को अगर आपका सीटें तो कराते चले जाओ। संयोग से इस समय तक सारी सीटें जो खाली हो गई थी उन सबको एडजस्ट कर दिया है। सिर्फ 200 लोग उसमें बचे हुए थे। आज प्रातःकाल मेरे पास वो आए थे कि वेटिंग लिस्ट में अब सिर्फ इन 9,800 में से सिर्फ 200 रह गए हैं जिनको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलनी है, वेटिंग में वो हैं। हमने आज उनको कह दिया कि जिनका जहाँ जहाँ स्थान है और ज्वाइन करने की हमारे पास है जगह, उन 200 को ज्वाइन करा दें। मुझे लगता है 2-3 दिन में वो भी ज्वाइन हो जाएंगे 200 लोग जेबीटी। तो एक एक को कितना परस्यू करते हैं, आपको ये ध्यान में आया होगा कि कितनी बारीक बातें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक हम हर चीज पर ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार हमारे सामने जो लोग आ जाते हैं, क्या करें जी, रोजी रोटी का सवाल है जी, बच्चे छोटे हैं जी, शादी हो गई जी, अब मैं क्या करूँ जी। देखिए, ये कहना अपने आप में तो ठीक है, लेकिन हमारी जितनी मुसीबतें होती हैं इन सारे मामलों में, कोर्ट का भी एक प्रेशर होता है, सीटें भी कितनी चाहिए कितनी नहीं, योग्यता भी होती है। उसी में से रास्ते निकाल के कि जिनको परमानेंट मिलेगी परमानेंट, नहीं तो HKRN, और HKRN में से आगे बढ़ाने का रास्ता आपको हम देते रहेंगे, आगे बढ़ाएंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आने देंगे। ये विषय आपके लिए मुझे सामने रखना था, ये आपके सामने मैंने रखा है। पुलिस में भी हमने TRP की भर्ती, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने पुलिस में कभी कोई गड़बड़ नहीं होने दी। नहीं तो आज से 8-10 साल पहले क्या होता था, भर्ती बाद में निकलती थी, लिस्टें पहले इकट्ठी कर लेते थे, ये लिस्ट ले जाओ जी, मेरे इलाके के 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, और ये बखान करते थे अपनी अपनी जगह कि मैंने देखो 200 लोग लगवाए, मैंने 250 लगवाए, वो गिनते रहते थे। और मैं क्या कहता हूँ, भैया मैंने नहीं लगवाया किसी को भी, हाँ जो लगे हैं अपने दम पर लगे हैं, लगे जरूर। जिसने लगना है वो अपना दम दिखाओ, जरूर लगोगे। किसी के साथ कोई कठिनाई आएगी, उस कठिनाई को दूर करने का काम हमारा है, उसको जरूर हम दूर करेंगे। इसके लिए जैसा एक विषय आया, हमारे पवन जी ने कहा कि समस्याएं इसलिए मत आया करो। मैंने ये नहीं कहा समस्याएं मत आया करो, मैंने कहा समस्याएं लाओ, समाधान मैं करूंगा, समस्याएं आपकी, समाधान मेरा। किसी की समस्याएं रहने नहीं देंगे। हमने सरकार में कार्यक्रम चलाया, विवादों का समाधान, एक बिल्कुल घोषित कार्यक्रम, और जितने तरह के विवाद हैं सबकी लिस्ट बनाई। लोगों के ज्यादातर पैसों के लेन देन के भी विवाद ज्यादा होते हैं, पेनल्टी है, कहीं इंटरेस्ट लग गया, कहीं कुछ और झगड़े हो गए, उसके बड़े समाधान 10-10, 15-15, 20-20 साल के पुराने किस्से, उनको सबको समाधान किया है। कोर्ट के केसेस हमारे कम हो रहे हैं, ताकि एक विवाद है उसका पॉलिसी बनाई, समाधान किया, उसी में 1000-2000 केस खत्म हो जाते हैं। तो इस हम आगे बढ़ रहे हैं, किसी को कोई समस्या नहीं आने देंगे, सब विवादों का हम समाधान करेंगे। और मैं पवन जी का आभार प्रकट करता हूं, लेकिन साथ में एक ऑब्जर्वेशन भी बताता हूं। आभार तो इस बात का कि उन्होंने कहा कि तीसरी बार भी आएंगे,
चौथी बार भी आएंगे, पांचवी बार भी आएंगे। और जो आखिरी लाइन बड़ी खतरनाक बोली, वो बोली जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक आप ही आते रहेंगे। इसका मतलब अगर कल को समस्याएं, सब समस्याओं का समाधान हो गया तो फिर कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता तब तक बार बार आप ही आते रहेंगे। भाई समस्याओं का समाधान होने के बाद भी आपकी सदिच्छा मेरे साथ बनी रहे, यही आपसे निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, आपके आज जो हमने आशीर्वाद दिया है सभी ने भलीभांति सुना भी है और महसूस भी किया है, और जो बातें आपने बताई वास्तव में सच्चाई भी है। आप सबका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जितने भी हमारे प्रशासन अधिकारी हैं सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, छायाकार पत्रकार बंधुओं का, और खासकर सुरक्षा में लगे पूरे कर्मचारी हैं उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।